Hello friends, welcome to the Exams Made Simple. So we are back with the weekly revision of your current affairs for the week from July 24 to 31 और कुछ न्यूज़ इसमें से हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एंड लेट्स रिवाइज इट फास्ट. सो सबसे पहले है MSME क्राइसिस. हाँ, हर क्वेश्चन के बाद MCQ रहेगा, तो ट्राई सॉल्विंग इट एंड गिव मी आंसर इन द कमेंट सेक्शन कि आपके कितने सही गए हैं. ओके, यू कैन टैली द आंसर्स एट द एंड ऑफ दिस वीडियो. तो MSME क्राइसिस के ऊपर आया था. ये GS3 का टॉपिक है, इंक्लूसिव ग्रोथ को लेके. तो न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि अभी है ना MSMEs को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जा रही है डिलेड पेमेंट्स की. और MSME का फुल फॉर्म क्या है याद रखना, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस. ओके, और अभी जो उनके पेंडिंग ड्यूज़ हैं वो स्मॉल और माइक्रो यूनिट्स के मिला के 8.7 लाख करोड़ हैं. और ख़ासकर कोविड के बाद, और हमने पढ़ा था ना कि कंटिन्यूसली जो इनको शॉक्स आए हैं, डिमोनेटाइजेशन, दैन GST, दैन कोविड, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र किया है. और मीडियम सेगमेंट यूनिट्स में जो है पेंडिंग डिलेड पेमेंट वाली दिक्कत थोड़ी कम है, स्मॉल और माइक्रो यूनिट्स में थोड़ी ज़्यादा है. ओके, अब इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि MSMEs क्या रिप्रेजेंट करते हैं. तो माइक्रो यूनिट्स वो होते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक का होता है, 1 करोड़ रुपीज़ तक का, एंड टर्नओवर जो होता है इट इज़ लेस देन 5 करोड़. ओके, और स्मॉल यूनिट्स में जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 करोड़ तक का रहता है, और टर्नओवर जो रहता है इट इज़ लेस देन 50 करोड़. एंड यूनिट जो कि अगर मीडियम है, तो मीडियम वाले में उसके इन्वेस्टमेंट जो होगा वो 50 करोड़ तक का रहेगा, और टर्नओवर इज़ लेस देन 250 करोड़. ओके, और अब क्या हुआ है कि MSMEs का जो मार्केट शेयर था वो मतलब एक क्वार्टर से ज़्यादा इनका शेयर जो है वो बड़े कंपनीज़ को चला गया है, और करीब 3% से ज़्यादा इनका मार्केट शेयर चला गया है बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक. ओके, एंड खासकर उसके बाद में जो कमोडिटी प्राइसेस भी बढ़ गए थे 2021 में, तो उसकी वजह से भी इनके अर्निंग मार्जिन जो थे वो काफ़ी कम हो गए थे. ओके, अब 2020 में गवर्नमेंट ने PSUs और जो टॉप 500 कंपनीज़ हैं उनको कहा था कि अपने ड्यूज़ जो भी हैं आप, है ना, जैसे ही आप कोई चीज़ लेते हो तो हाल के हाल क्लियर करते जाओ MSMEs को. और ये इनका एक्चुअली में प्लान था ताकि MSME यूनिट्स में लिक्विडिटी आ सके, और लिक्विडिटी ही बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा लोन भी दिए गए थे एज़ पर दी ECLGS स्कीम, यानी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम. ठीक है, तो इसमें क्रेडिट फैसिलिटी भी थी. ओके, अब 2020 में जो MSME के मिनिस्टर थे उन्होंने ये भी कहा था कि जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनकी मिनिस्ट्रीज़ हैं, PSUs हैं और मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं, ये करीबन ₹5 लाख करोड़ ओ करती हैं, यानी इनको चुकाने हैं MSMEs को. 5 लाख करोड़ की बात थी, ये 2020 का था कि जब इनको चुकाने थे. ओके, और जो अगर इनका आउटपुट देखें MSMEs का, तो मैन्युफैक्चरिंग में इनका आउटपुट 2020 में करीब 37% था, और यदि एक्सपोर्ट देखें तो ये 21 फाइनेंशियल ईयर में करीब 50% एक्सपोर्ट्स में इनका कंट्रीब्यूशन था. ओके, अब पॉइंट्स टू पॉन्डर में क्वेश्चन देखो, ये डायरेक्टली आ सकता है, व्हाट आर द इश्यूज एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय MSMEs. तो आप इकोनॉमी में होने वाले अप डाउन्स बता सकते हैं. MCQ देख लेते हैं, ट्राई अटेम्प्टिंग इट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू द न्यू डेफिनेशन ऑफ MSME. ये अभी आपको बता दिया. एक माइक्रो एंटरप्राइज वो होता है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज़्यादा ना हो एंड टर्नओवर नॉट does not exceed 5 करोड़. स्मॉल एंटरप्राइज जहाँ पे इन्वेस्टमेंट does not exceed 10 करोड़ एंड टर्नओवर not exceed 50. एंड मीडियम एंटरप्राइज जहाँ पे इन्वेस्टमेंट does not exceed 50 करोड़ एंड टर्नओवर does not exceed 150 करोड़. तो आपके ऑप्शन हैं A 1 and 2, B 1 only, C 2 and 3 या D none. ओके, सेकेंड न्यूज़ पे आते हैं, मेकिंग यूज़ ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स. तो ये आपका GS3 का टॉपिक है और प्लानिंग मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज से रिलेटेड. और न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि सितंबर में $642 बिलियन का पीक हमारा फॉरेक्स का आ गया था, लेकिन 10 महीनों में 70 बिलियन ख़त्म हो चुका है और हम 570 बिलियन पे आ गए हैं, करीब बिलियन डॉलर्स पे. तो
फॉरेक्स के बारे में देख लेते हैं। तो कंट्री जो है जनरली अगर देखा जाए उसके पास फॉरेक्स कहाँ से आता है, जब उसकी जो अर्निंग्स होती है गुड्स एंड सर्विसेज में वो एक्सीड कर जाए ऑफ पेमेंट्स अगेंस्ट दी इम्पोर्ट्स, यानी कि आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू इम्पोर्ट। तो ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से क्या होता है, इससे करंट अकाउंट का पता चलता है। तो जब यानी आपके पास में करंट अकाउंट सरप्लस रहे, तो करंट अकाउंट सरप्लस से आपके रिजर्व्स बिल्डअप होते हैं और सेंट्रल बैंक फिर क्या करती है, जो भी एक्सेस फॉरेन करेंसी होती है उसको मॉप अप कर लेती है, जिसको फिर फॉरेक्स कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे घरों में सेविंग होती है तो आपकी सेविंग बढ़ती जाती है, फिर आप उसको कहीं इन्वेस्ट करते हो ना, तो वैसे ही जब कंट्री के पास में एक सरप्लस हो जाता है, फॉरेक्स जमा हो जाता है, तो उसको फिर दूसरी कंट्रीज़ में इन्वेस्ट किया जा सकता है, और उससे फिर जो कंट्री होती है वो नेट एक्सपोर्टर बन जाती है ऑफ कैपिटल इन एडिशन टू गुड्स एंड सर्विसेज में तो करंट अकाउंट सरप्लस हो गया, लेकिन फिर इन्वेस्टमेंट करके आप कैपिटल अकाउंट सरप्लस में भी आ जाते हो। ओके, अब अगर कंट्री में डोमेस्टिक करेंसी से ज़्यादा फॉरेन करेंसी आएगी तो उससे डोमेस्टिक करेंसी का अप्रिसिएशन होता है। अब यहाँ एक इन्होंने फैक्ट दिया है कि 2021 के एंड तक जो टॉप 12 कंट्रीज़ थी जिनके पास सबसे ज़्यादा फॉरेक्स था, तो उनके पास में करंट अकाउंट सरप्लस भी था। लेकिन इसमें 3 आउटलायर हैं, कौन कौन, इंडिया और यूएस और ब्राज़ील। तो इनके पास में उल्टा करंट अकाउंट डेफिसिट था। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद इनका फॉरेक्स काफ़ी हाई था। ओके, और तो इसकी वजह क्या है, अब जैसे इंडिया में देखा जाए तो हमारे यहाँ पे करंट अकाउंट से हमारा फॉरेक्स नहीं बना है, बल्कि कैपिटल के इंपोर्ट से बना है, यानी दूसरों के इन्वेस्टमेंट से बना है। जो एफडीआई एफपीआई आता है उससे हमारा काफ़ी ज़्यादा सरप्लस रहा है। ओके, और दूसरा एक और फैक्टर रहा है कि एक तो ट्रेड डेफिसिट वैसे हमारे पास में हमेशा ही रहता है, बट दिस हैज़ बीन ऑफसेट बाय द सरप्लस इन इनविजिबल्स। ठीक है, तो जो इनविजिबल्स हैं यानी सर्विसेज वगैरह, उसमें हमेशा हमारा सरप्लस रहता है, तो उससे भी हमने बैलेंस किया हुआ है। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का हम पहले एक बार अच्छे से डिटेल में पढ़ भी चुके हैं। अच्छा, इनविजिबल्स में कौन कौन आते हैं, जैसे रिसीप्ट्स फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज, जो हमारे आईटी सर्विसेज हम देते हैं, है ना, उनसे जो रिसीट होती है। फिर जो इंडियंस ओवरसीज जाते हैं, बाहर जाके रेमिटेंसेस भेजते हैं, और फिर बाहर के लोग यहाँ पे आते हैं टूरिज्म के लिए, तो इन सब से इनविजिबल्स आता है। तो हमारे पास में हमेशा जो आने वाला अमाउंट रहा है, रिसीट जो रही है, वो पेमेंट से ज़्यादा रही है। और पेमेंट कैपिटल रिलेटेड कौन सी होती है, जैसे कि लोन्स पे इंटरेस्ट पे करना, डिविडेंड हो गया, रॉयल्टीज़, लाइसेंस फीस, या फिर बाहर ट्रैवल करने जाना, तो ये सारे हमारे पेमेंट कम रहे हैं और हमारे रिसीट्स ज़्यादा रही हैं। ओके, और ये जो कैपिटल फ्लोज आए हैं, तो इससे हमारा एक तो इम्पोर्ट जो एक्स्ट्रा था उसको एक तो इसने फाइनेंस किया है, और इसके अलावा रिजर्व्स भी इसने बढ़ाए हैं। ठीक है, एक तो करंट अकाउंट डेफिसिट को फाइनेंस किया है, और उसके अलावा जो फॉरेक्स है उसको भी बढ़ाया है। ठीक है, इसमें अब करंट अकाउंट डेफिसिट और कैपिटल फ्लोज के अलावा एक और सोर्स होता है जिससे फॉरेक्स रिजर्व बढ़ सकता है या घट सकता है, वो होता है वैल्यूएशन इफेक्ट। तो क्या होता है कि फॉरेक्स में केवल डॉलर नहीं होते हैं, कुछ नॉन डॉलर करेंसीज और गोल्ड भी रहता है। तो और ये सब कैसे इफेक्ट होते हैं, जब एक्सचेंज रेट्स, जैसे करेंसीज के बीच के एक्सचेंज रेट और गोल्ड के प्राइसेस चेंज होते हैं। तो मान लो अगर यूएस डॉलर में डिप्रिसिएशन होता है या गोल्ड प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो बाकी जो करेंसीज होंगी वो उनमें वैल्यूएशन आएगा, है ना, तो यानी बाकी का जो आपका रिजर्व है उसका भी वैल्यूएशन होगा। और यदि डॉलर स्ट्रांग होता है या गोल्ड प्राइसेस घटते हैं, तो फिर उससे नॉन डॉलर पोर्शन जो है वो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, इस तरीके से आ सकता है कि फॉरेक्स रिजर्व जो थे उनको बफर की तरह अक्यूमुलेट किया गया था अगेंस्ट करेंसी वोलेटिलिटी, एक्सटर्नल शॉक्स एंड सडन स्टॉप्स इन कैपिटल फ्लोज, सो एक्सप्लेन। ओके, तो अब एमसीक्यू आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट है कि एक कंट्री टिपिकली अक्यूमुलेट्स फॉरेन रिजर्व्स जब उसकी पेमेंट्स अगेंस्ट इम्पोर्ट्स एक्सीड्स अर्निंग्स। पेमेंट आपकी जब अर्निंग से बढ़ जाए तब आप फॉरेक्स रिजर्व अक्यूमुलेट कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन है हायर सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी विथ रिस्पेक्ट टू द डोमेस्टिक करेंसी लीड्स टू अप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तीसरा है फॉरेक्स जो हैं, जो कि डॉलर और नॉन डॉलर और गोल्ड के फॉर्म में होते हैं, उनकी वैल्यू इन्फ्लुएंस होती है बाय मूवमेंट इन एक्सचेंज रेट्स एंड गोल्ड प्राइसेस। चौथा है इंडिया इज एन आउटलायर अमंग द कंट्रीज जिन्होंने साइजेबल फॉरेक्स को अक्यूमुलेट किया है। ठीक है, तो आपको इसमें क्या बताना है, नॉट करेक्ट। ओके,
अब नेक्स्ट है सस्पेंशन ऑफ एमपीज़। तो ये जीएस 2 का है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड है। और ये क्यों था, क्योंकि अभी कंटिन्यूसली दोनों हाउसेस ने कई सारे एमपीज़ को सस्पेंड किया था, क्योंकि ये प्रोसीडिंग्स को डिस्टर्ब कर रहे थे और फिर डिबेट चाह रहे थे राइजिंग प्राइसेस पे। और जीएसटी इंक्रीज़ जो अभी हुआ है, जीएसटी के रेट्स बढ़े हैं एसेंशियल कमोडिटीज़ पे, उस पर डिस्कशन चाहते थे। तो अब यहाँ पे कुछ रूल्स के बारे में और प्रोविजंस के बारे में देख लेते हैं। अब देखो, जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है पार्लियामेंट्री कैलेंडर, और ये पार्लियामेंट नहीं डिसाइड करती है, ठीक है। और कितना टाइम किस डिस्कशन के लिए देना है, इसका डिसीजन गवर्नमेंट का रहता है, ओके। और पार्लियामेंट्री प्रोसीजर जो है वो भी मतलब गवर्नमेंट बिजनेस को हमेशा प्रायोरिटाइज करता है एज़ कम्पेयर टू बाकी की डिबेट्स। तो इस बारे में पार्लियामेंट ने पिछले 70 साल में अपने रूल्स को अपडेट नहीं किया है। और 2001 में लोकसभा ने अपने रूल्स को अमेंड किया था, जिसमें स्पीकर को ज़्यादा पावर्स दिए गए थे ऐसे एमपीज़ को डिसिप्लिन करने के लिए, ठीक है। और 1952 से जो रूल्स हैं पार्लियामेंट की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, वो अनचेंज्ड ही रहे हैं। तो पहला तो ये है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं वो एमपी को डायरेक्ट कर सकते हैं कि आप मतलब हाउस से जाने के लिए, उनको विड्रॉ करने के लिए, अगर कोई डिसऑर्डरली कंडक्ट रहता है। दूसरा, अगर फिर भी वो डिसरप्ट करते रहे तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही कैन नेम द लेजिस्लेटर, ठीक है। नेम द लेजिस्लेटर से क्या होता है वो अभी बताएंगे। और उसके बाद में फिर हाउस जो है वो एक मोशन मूव कर सकती है कि एमपी को सस्पेंड कर दिया जाए सेशन के एंड तक। और ये दोनों हाउसेस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के पास यह पावर रहते हैं। अब 2001 में क्या हुआ था, जब स्पीकर जीएमसी बालियोगी थे, तो एक नया रूल आया था कि स्पीकर जो है ही कैन नेम एन एमपी। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने किसी एमपी का वो इफ़ ही इज़ नेम्ड, तो फिर वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा फॉर 5 डेज या फिर रिमेनिंग पार्ट के लिए, ओके। और इस बारे में फिर हाउस को सस्पेंशन के लिए मोशन मूव करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन राज्यसभा ने इस प्रोविजन को इनकॉर्पोरेट नहीं किया था, ओके। और आर्टिकल 122 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि जो भी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स होती हैं आप उसको कोर्ट में क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, और कोर्ट्स ने कुछ प्रोसीजरल फंक्शनिंग में इंटरवीन किया है। जैसे 2021 में महाराष्ट्र की लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या हुआ था, रेजोल्यूशन पास हुआ था जिसमें 12 बीजेपी एमपीज़ को सस्पेंड किया गया था और 1 साल के लिए। जब सुप्रीम कोर्ट में ये बात गई तो उन्होंने रेजोल्यूशन को इनइफेक्टिव कहा और कहा कि आप मॉनसून सेशन तक उनको सस्पेंड कर सकते हो, उसके बियॉन्ड नहीं कर सकते हो, ठीक है। एमसीक्यू देख लेते हैं, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है कि ओरिजिन जो है ऑफिस ऑफ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का, वो जीओआई 1919 से लिया गया है। दूसरा है कि जो नॉमेनक्लेचर्स हैं प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट के, उनको चेंज किया गया था स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर में थ्रू द जीओआई एक्ट ऑफ 1935। और तीसरा है कि आर्टिकल 122 कहता है कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। ऑप्शंस हैं 1 and 3, 2 and 3, 3 ओनली, या ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट है चीताज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये जीएस 3 का ही टॉपिक है। ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि चीता के एक्सटिंक्शन माना जाता है इंडिया में, 70 साल हो गए उसको। और उसके बाद में अब इंडियन गवर्नमेंट प्लान कर रही है उनको रीइंट्रोड्यूस करने के लिए कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ठीक है। तो ये इंडिया ने एक एमओयू साइन किया है इस बारे में नामीबिया से कि अफ्रीकन चीता को इंडिया ले आया जाए। और इनको एक्सटिंक्ट मान लिया गया था 1952 में, और ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं। ये माना जाता था कि ये केवल ईरान में सर्वाइव करते हैं। और 1947 में वैसे कंफर्म्ड रिकॉर्ड थे कि 3 मेल्स थे हमारे पास चीता के, लेकिन उनको सरगुजा स्टेट के जो महाराजा थे रामानुज प्रताप सिंह देव, उन्होंने गन डाउन कर दिया था। और वो जो एरिया है उसको अब कहते हैं गुरु घासीदास नेशनल पार्क। तो याद रखना ये कहाँ पर है, सरगुजा स्टेट, ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद फिर 60s-70s से गवर्नमेंट कोशिश कर रही है चीता उसको वापस लाया जाए। तो तब ईरान से लाने की बात हो रही थी, लेकिन तेहरान ने डिक्लाइन कर दिया था क्योंकि क्रिटिकली लो नंबर थे और सब वाइल्ड में थे। फिर 2009 में दोबारा बात हुई कि इनको चीता कंजर्वेशन फंड जो नामीबिया में है या कैप्टिव फैसिलिटीज़ हैं साउथ अफ्रीका की, वहाँ से लाया जाए, ठीक है। तो
इसके अलावा एक गवर्नमेंट का एशियाटिक लायन रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट भी चल रहा था, और इसमें क्या हो रहा था कि जो एशियाटिक लायन गिर फॉरेस्ट में पाए जाते हैं वहाँ से इनको रीइंट्रोड्यूस कर रहे थे वाइल्ड पॉपुलेशन को। ये भी कूनों में ही किया जा रहा था, ठीक है। और किया ना, मतलब एक्चुअली वो डोमेस्टिक हाउसेज वगैरह में, डोमेस्टिक एरियाज़ में दिखने लगे थे क्योंकि उनके नंबर बढ़ गए हैं, तो उनको कूनों में लाने की बात हो रही थी। ओके, और कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है। लेकिन उस टाइम पे फिर गुजरात स्टेट गवर्नमेंट ने भी मना कर दिया, कहा कि ये जो लायंस है दे आर दी आइकन्स ऑफ द स्टेट। और सुप्रीम कोर्ट ने भी अप्रैल 2013 में फिर कहा कि आप जो ये एशियाटिक चीता को लाने की बात कर रहे हो, फिर लायंस को लाने की बात कर रहे हो, ये बहुत आर्बिट्ररी और इलीगल है और एक तरीके से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को वायलेट करता है। और फिर लेकिन गवर्नमेंट की फिर से जो NTCA बॉडी है, यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, उन्होंने 2016 में रिव्यू डाला और ये कहा कि अगर यहाँ पे चीतास को इंट्रोड्यूस किया जाए तो फिर बाकी स्पीशीज़ को कंजर्व किया जा सकता है, यानी कि एक प्रेडेटर का होना, मेनली ये कहा कि प्रेडेटर का होना वहाँ पे ज़रूरी है, तो ग्रासलैंड्स वगैरह को भी प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, अब MCQ देख लेते हैं। एज पर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इनमें से कौन से एनिमल्स को हंट नहीं किया जा सकता है बाय एनी पर्सन एक्सेप्ट अंडर सम प्रोविजंस? तो एनिमल्स कौन से हैं? घड़ियाल, इंडियन वाइल्ड एस या वाइल्ड बफलो? तो आपको सही कोड बताना है, 1 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 1 एंड 3 ओनली, या 1 2 एंड 3। ओके, लास्ट पे आते हैं रामसर साइट्स। ये GS3 का कंजर्वेशन का टॉपिक है। तो अभी 5 नए इंडियन वेटलैंड्स को जोड़ दिया गया है एज वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो इससे जो हमारी रामसर साइट्स हैं 54 हो गई हैं, जो कि साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा हैं किसी भी कंट्री में। रामसर कन्वेंशन 1971 में आया था। कहाँ पर है रामसर, बताना आप मुझे कमेंट सेक्शन में। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि एक फ्रेमवर्क देती है फॉर नेशनल एक्शन एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ताकि वेटलैंड्स का कंजर्वेशन और वाइस यूज हो सके। ओके, और रामसर ने वेटलैंड्स की डेफिनेशन दी है, एरिया ऑफ मार्श, पैन, पीटलैंड या वाटर जहाँ पे नेचुरल या आर्टिफिशियल, परमानेंट या टेम्पररी, और पानी जो हो वो स्टैटिक भी रह सकता है, फ्लोइंग भी हो सकता है, फ्रेश, ब्रैकिश या सॉल्ट हो सकता है, और मरीन वाटर के एरियाज भी हो सकते हैं जहाँ पे लो टाइड जो है वो 6 मीटर से ज़्यादा की ना रहे। तो ये पूरी डेफिनेशन किसकी है? ये रामसर कन्वेंशन की है। और वाइस यूज़ जो कहा है वेटलैंड का, इसका मतलब क्या है कि उनके इकोलॉजिकल कैरेक्टर का मेंटेन करना और प्रॉपर अप्रोचेस का इम्प्लीमेंटेशन होना, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। अब इंडियन गवर्नमेंट ने क्या डेफिनेशन दी है? उन्होंने इस डेफिनेशन से रिवर चैनल्स और पेडी फील्ड्स और दूसरे एरियाज जहाँ कमर्शियल एक्टिविटी होती है उसको हटा दिया है। ठीक है, तो हमारे ये आए थे वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017, इसमें ये वाली डेफिनेशन दी गई है। और बाकी पूरी डेफिनेशन वही है कि एरिया ऑफ मार्श, पैन, पीटलैंड, नेचुरल या आर्टिफिशियल, परमानेंट या टेम्पररी, स्टैटिक या फ्लोइंग, फ्रेश, ब्रैकिश या सॉल्ट, मरीन वाटर जिसकी डेप्थ लो टाइड में 6 मीटर से ज़्यादा ना हो, ये पूरी सेम है। बट इट डज नॉट इंक्लूड क्या क्या? रिवर चैनल्स, पेडी फील्ड्स, या फिर ह्यूमन मेड वाटर बॉडीज और टैंक्स जिसको खासकर कंस्ट्रक्ट किया गया है ड्रिंकिंग वाटर पर्पसेस के लिए, या ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनको वही कमर्शियल यूज़ यानी एक्वाकल्चर, सॉल्ट प्रोडक्शन, रिक्रिएशन और इरिगेशन के लिए यूज़ किया गया है। तो ये वाले एरियाज को एक्सक्लूड किया गया है एज पर आर डेफिनेशन। ठीक है, तो ये रूल्स का भी याद रखना, 2017 में आए थे। ओके, और ग्लोबली अगर देखा जाए तो वेटलैंड 6.4% है टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड के, और जो हमारे यहाँ पे है तो उसका इसरो ने निकाला है नेशनल वेटलैंड इन्वेंट्री और असेसमेंट के नाम से, और जो हमारे यहाँ पे वो 4.63% में है, तो ये बैठता है 1.52 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, अब इसमें से भी यदि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इनलैंड नेचुरल वेटलैंड है जो कि 43% है, और उसके बाद कोस्टल नेचुरल वेटलैंड है जो कि 24.3% है। अब इंडिया में 19 तरीके के वेटलैंड्स हैं, और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन वाइज तो गुजरात में सबसे ज़्यादा है, और 34.7 थाउजेंड स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 22.7% जो है वो गुजरात में है। और इसकी वजह क्या है? लॉन्ग कोस्ट लाइन। उसके बाद में फिर आते हैं आपके आंध्र प्रदेश, यूपी और वेस्ट बंगाल में। ठीक है, अब जो 5 नए वेटलैंड हैं उनके नाम याद रखने हैं, और ये हैं करिकिली बर्ड सेंचुरी, पल्लीकरानाई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट और पीचावरम मैनग्रोव, ये तमिलनाडु में है। फिर साख्य सागर है MP में, और पाला वेटलैंड है मिजोरम में। ठीक है, तो तमिलनाडु, MP और मिजोरम में ये 5 याद रखने आपको नए वेटलैंड हैं। तो इससे जो है अब
54 होने के बाद साउथ एशिया में यदि देखा जाए तो रामसर साइट्स का सबसे बड़ा नेटवर्क है हमारा। और 10 जो है यूपी में है, 6 पंजाब में है और 4 जो हैं वो गुजरात, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो अगर कंट्री में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वेटलैंड रामसर साइट्स जो हैं वो यूके में है और फिर आपके मैक्सिको में है। और बोलीविया में एरिया वाइज जो है वो सबसे ज़्यादा 1.48 लाख स्क्वायर किलोमीटर वो प्रोटेक्शन में है। ओके, एमसीक्यू देख लेते हैं, इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं। पहला स्टेटमेंट है कि सारे रामसर साइट्स जो हैं उनको प्रोटेक्टेड एरियाज़ की तरह नोटिफाई किया गया अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। दूसरा है इंडिया के पास जो 54 वेटलैंड्स है वो लार्जेस्ट नेटवर्क है रामसर साइट्स का इन साउथ एशिया। तीसरा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट्स इज इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, आपको सही वाला आंसर बताना है। ऑप्शंस है 1 and 3, 1 and 2, ओनली 2 या नन। ओके, अब मैं आपको सारे आंसर्स बता देती हूँ तो आप टैली कर लीजिए। तो 1 का ए है, 2 का ए, 3 का डी, 4 का डी एंड 5 का सी। ओके, आई होप आपने कर लिया होगा। सो दैट इज़ इट फ्रेंड्स फ्रॉम दिस वीक्स करंट अफेयर्स। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।